नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन। ध्यान रखें बच्चों, 12th क्लास हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट हो चुका है 5 बजे से 6 बजे तक। ध्यान रखें बच्चों, अभी क्लास को हम बहुत धीमी गति से पढ़ रहे हैं और क्लास को भी स्पीड में नहीं चला रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पिछली 3 क्लासें हो चुकी हैं जिनमें मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट के बारे में बेसिक जानकारी को बताया था और उसका मैंने रिकॉर्ड भी किया था। बिल्कुल मेरे चैनल पर वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आप उसको एक बार देखें। समझ पा रहे हैं? देखिए, बार बार हम बैकअप लेंगे, क्लास को बार बार रिपीट करेंगे तो जो बच्चे रेगुलर हैं उनका नुकसान हो जाता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों ने क्या सोचा है कि हम जो भी क्लास में पढ़ाएंगे उसका रिकॉर्डेड करेंगे और बच्चों को अवेलेबल करा देंगे और नोट्स बिल्कुल मिलेंगे। और ध्यान रखें, एक रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? बायोलॉजी के लिए क्यों बनाना पड़ेगा? जो भी हम नोट कराएंगे और जो भी आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे वो आपको इस पर चीज़ पर करना पड़ेगा। चलिए, तो पहले सबसे पहले आज की क्लास में ज़रा बता दें, कुछ बच्चे आए हुए हैं तो उनको ज़रा थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमने क्या स्टार्ट किया है। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है जीवों में जनन, पहली इकाई। ठीक है, एनसीईआरटी से बिल्कुल पढ़ रहे हैं हम, एनसीईआरटी की पहली इकाई। और ध्यान रखें, 12वीं क्लास की बायोलॉजी में टोटल आपके 16 चैप्टर हैं, 5 इकाई हैं और जिसमें से पहली इकाई का नाम है जनन। उसमें 4 चैप्टर हैं बच्चों। पहला चैप्टर जो है जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर क्या है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, तीसरा चैप्टर जो है वो है मानव जनन, चौथा चैप्टर जो है जनन स्वास्थ्य। आपको पहले बता दें, जो पहले पेपर होंगे आपके स्कूल में 1 से लेके 5 तक आता है, ध्यान रखें। तो हम इन चैप्टरों को पूरा करेंगे, पहले नोट्स मिलेंगे आपको, ध्यान रखें। चलिए, अभी हम बात करेंगे जीवों में जनन। 11th क्लास के बच्चे हैं, अभी उन्होंने पेपर दिए हैं और वो 12th में आ चुके हैं। उन्होंने पढ़ा होगा, जैसे कि जानते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं और ये सभी जीव जीवित कोशिका से बने होते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की, जिन्हें पादप कहते हैं, जंतु जिन्हें प्राणी कहते हैं, सूक्ष्म जीव जिन्हें हम छोटे छोटे जीव कहते हैं। आप जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं बच्चों। बायोलॉजी में मतलब लाइफ साइंस जीवन का विज्ञान है। आप जानते हैं चैप्टर फर्स्ट आपको ये बताना चाहता है कि जीवों में जनन मतलब आपको पेड़ पौधों में, जंतुओं में, सूक्ष्म जीवों में क्या पढ़ना है, जनन के बारे में जानना है। ध्यान रखें बच्चों, आपको फर्स्ट चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़नी है, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जनन की परिभाषा पढ़नी है और जनन के 2 प्रकार हैं, एक है लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। जी एनसीईआरटी का फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको। ध्यान रखें, हमें एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं और क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो पूरे एनसीईआरटी से ही आएगा। खालिस्तान हो, जोड़ियाँ हो, विकल्प हो, जो भी कुछ हो मैं आपको बोलूँगा क्लास में, भाई क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले आपको लोगों को मालूम होना चाहिए चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जीवों में जनन का मतलब होता है कि जीवित जीवों में जनन। जीवित जीव कौन है? पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं और सूक्ष्म जीव हैं। ध्यान रखें बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें जनन की परिभाषा। जनन क्या है? इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं बच्चों। जनन का मतलब एक और है प्रजनन। जनन का मतलब और भी है, जैसे कि बात कर रहे हैं अपन गुणन, ठीक है, गुणन भी कहते हैं, बढ़ोतरी भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब कहने का मतलब ये कोई चीज़ की पैदावार, कोई चीज़ का उत्पन्न होना, समझ पा रहे हैं, उसी को हम जनन या प्रजनन कहते हैं। आपको मालूम है जनन जीवित जीवों का मुख्य लक्षण है। जनन जीवन की आवश्यक क्रिया है। जनन के द्वारा जीव अपनी जाति और अपने वंश को सतत रूप से बनाए रखता है। जनन के द्वारा ही आनुवंशिक पदार्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जा सकता है। आपको मालूम है जीवों की उत्तरजीविता और जाति को बनाए रखना है तो जनन करना आवश्यक है और अपने जैसे लक्षणों को उत्पन्न करते हैं जीवित जीव। अगर मानव जाति जनन करती है तो मानव ही पैदा होगी,
गेहूं के पेड़ से गेहूं का बीज मिलेगा, जो बीज बोगे वही फल आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है जो जाति जनन करेगी तो वही जाति पैदा होगी। तो ध्यान रखें, जनन दो प्रकार का होता है बच्चों, लैंगिक और अलैंगिक। साथ में बोलते रहें, थोड़ा सा सुनते भी रहें, और समझ में नहीं आए ऑन द स्पॉट पूछ रहे हैं। इस चीज़ को लेके ना बैठ जाएं कि रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, आपकी आवाज़ आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें हम आपको बिल्कुल बताने का प्रयास करेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। आप गर्मी में इतनी दूर से पढ़ने आ रहे हो, आपके माता पिता का पैसा है, आपका टाइम है, इसका फ़ायदा होना चाहिए कि हम आज आए तो हमें क्या मिला। बस हम तो इस बात को जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूं, जनन की परिभाषा, ये जीवन की आवश्यक प्रक्रिया है बच्चों। और ध्यान रखना, जनन पेड़ पौधों में भी होता है बच्चों, क्योंकि पेड़ पौधे भी जीवित जीव हैं। और ध्यान रखना, पेड़ पौधों में जनन किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा, तने के द्वारा, जड़ के द्वारा। तने के 3 रूपांतर होते हैं बच्चों, ट्यूबर, रनर, शकर, राइजोम, इनके द्वारा। ध्यान रखना, जो उच्च पौधों की बात है, उच्च पौधों में जनन बीजों के द्वारा, तने के द्वारा, जड़ के द्वारा। और तने हमारे 3 तरह के रूपांतर होते हैं, रनर, शकर, ट्यूबर, राइजोम। और ध्यान रखें बच्चों, कॉनिडिया और बीजाणु, कॉनिडिया और बीजाणु, ये अलैंगिक जनन की संरचना है ये। और ये निम्न श्रेणी के पौधों में देखने को मिलती हैं। कॉनिडिया और जो बीजाणु हैं ये अंडे होते हैं एक तरह से, लेकिन जो निम्न वर्गीय पौधों में देखने को मिलती है। अलैंगिक जनन की संरचना है ये। उच्च वर्गीय पौधों में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जनन तो जंतुओं में भी देखने को मिलता है, लेकिन जंतुओं में 2 विधियों द्वारा होता है, लैंगिक और अलैंगिक। ध्यान रखना, अलैंगिक जनन विधियों के द्वारा होता है, जैसे कि विखंडन, प्लाज्मोटोमी, मुकुलन, खंडन, समझ पा रहे हैं आप, पुनरुद्भवन। इन विधियों के द्वारा जंतुओं में जनन देखने को मिलता है। ध्यान रखना बच्चों, जो उच्च लेवल के जंतु हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, और जो निम्न लेवल के जंतु होते हैं उनमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, लेकिन विधियों के द्वारा होता है। इस आधार पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जनन पेड़ पौधों में भी देखने को मिलता है और जंतुओं में देखने को भी मिलता है। यह जीवन की आवश्यक क्रिया है, और जीवित जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और अपने जैसे लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। समझ गए? जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अच्छा, जनन के 2 प्रकार किस आधार पर होते हैं? युग्मकों की उपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर जनन कितने प्रकार का होता है? 2, लैंगिक और अलैंगिक। समझ पा रहे हैं आप? अब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में नर और मादा, जो कि मानव जाति मनुष्य के अंदर आते हैं, और ध्यान रखना दोनों के शरीर के बारे में अध्ययन किया गया था। नर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है बच्चों, एक कायक कोशिका जिन्हें वर्धी कोशिका कहते हैं। कायक कोशिका, वर्धी कोशिका जो कायक शरीर का निर्माण करते हैं, कायक शरीर जो होता है। ऐसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर कायक शरीर है जो कायक कोशिका से बना हुआ है। मेरे अंदर जनन अंग भी हैं, जिन्हें नर जनन अंग भी कहते हैं, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और जनन अंग का निर्माण करती है जनन कोशिकाएं। जनन अंग में 2 चीज आती हैं, लिंग अंग जैसे पेनिस है, शिशन, और ध्यान रखना जनद जिन्हें बोलते हैं वृषण, एक जोड़ी होते हैं। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है बच्चों, शुक्राणु को बनना शुक्राणु जनन। और ध्यान रखना शुक्राणु क्या है? युग्मक, युग्मक का बनना युग्मक जनन। आपको मालूम होना चाहिए, मादा के अंदर भी मैंने आपको बताया था, मादा का शरीर भी कायक शरीर है। और ध्यान रखना उसके अंदर भी जनन अंग है, मादा जनन अंग कहते हैं जिनको पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। अब मालूम है कि आपको जननांग या जनन अंग जो कि जनन कोशिका, लिंग कोशिका, उसका निर्माण करती हैं अंडा से, ओवरी, जे की एक जोड़ी होती है। जनद क्या है? मादा के अंदर बोलते हैं जनद, क्या बोला मैंने? जनद। ये कौन होती है? अंडा से होती है। जनद को इंग्लिश में गोनाड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनाड्स कहते हैं। ओवरी अंडा से, अंडा से अंडाणु का निर्माण होता है, और वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु
एक कोष की है, अंडाणु भी एक कोष की है। शुक्राणु का डायग्राम ऐसा होता है भैया जी, अंडाणु का डायग्राम ऐसा होता है भैया जी, ये केंद्र है उसके अंदर। यही तो प्रजनन की इकाई है। इकाई इसको कहते हैं जिससे कोई चीज बनी हुई है। तो जीव का निर्माण किससे होता है? इन्हीं युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक से होता है। तो प्रजनन की इकाई कौन है भैया? नर युग्मक और मादा युग्मक। आपको मालूम है कि भैया युग्मक आगुणित होते हैं, जो आगुणित होते हैं उसके लिए स्मॉल n लगाते हैं, जो द्विगुणित होता है उसके लिए 2n लगाते हैं। ये गुणसूत्र की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। अगर जोड़े में गुणसूत्र है तो 2n बोलेंगे, अकेला है तो n बोला जाएगा। आप जानते हैं दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, यूक्रेटिक कोशिका और प्रोक्रेटिक कोशिका। यूक्रेटिक कोशिका जो कि जटिल कोशिका है, यूक्रेटिक कोशिका में सब जीव आते हैं बस जीवाणुओं को छोड़कर। आप और हम, पेड़ पौधे, चाहे कवक और शैवाल, चाहे प्रोटिस्टा के जीव हों, ये सब यूक्रेटिक कोशिका में आते हैं। और ध्यान रखना, यूक्रेटिक कोशिका में केंद्रक होता है, झिल्ली से गिरा हुआ है, उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं जिसको अपन। आप जानते हैं यूक्रेटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या अधिक होती है। अगर आप यूक्रेटिक कोशिका में अगर ये बोलना चाह रहे हो कि मानव की कोशिका ले रहे हैं, तो मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, चाहे कायक कोशिका हो चाहे जनन कोशिका हो, सब में 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे। आपको मालूम है आज मैं हूं तो मेरे अंदर 23 गुणसूत्र मम्मी से आए हैं और 23 पापा से आए हुए हैं। तो आज मेरी कायक कोशिका और जनन कोशिका द्विगुणित है। मेरा पूरा शरीर कैसा है? द्विगुणित है, बस केवल युग्मक को छोड़कर। युग्मक बोले तो शुक्राणु। और ध्यान रखना बच्चों, इस आधार पर अपन जीव का निर्माण होता है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो द्विगुणित है उसे 2n और जो अगुणित है उसे n। मैंने आप लोगों को दो विभाजन बताए थे, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे तो उसमें टाइम बर्बाद होता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि अपन को इस बात को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। चलिए, एक बच्चे को ठंड लग रही है एसी में, ऐसी गर्मी में ठंड लग रही है, बताइए। हमारी एसी बेसिक है, बर्फ फेंकती रह सीधा सीधा। तो कहने का मतलब ये, मुझे गर्मी लगती है कि मैं बोलता हूँ ना, टीचर को ज़्यादा गर्मी लगती है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, उसको तो गर्मी लगेगी। चलिए, तो सबसे पहले मेरी बात सुने। मैंने आपको पिछली क्लास में अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन दोनों के बारे में बता दिया। मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई और ध्यान रखना, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ कोशिका के केंद्रक में अंदर होता है और आनुवांशिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। चैप्टर 5 में हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, चैप्टर 1 में तो केवल आपको थोड़ा सा बताया जाएगा कि जीवों में जनन के बारे में, यहाँ पे कोई ऐसी प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो ध्यान रखें, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर हो चुका है। तो आज की क्लास में जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, अगला जो क्वेश्चन है, जरा बताना देना जरा इसको। अगला जो क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। देखिए, पहले मैं आपको जरा पढ़ के सुना रहा हूँ, नोट्स में क्या लिखा हुआ है जरा सुने। प्रजनन किसे कहते हैं इसके प्रकार समझाइए। पहला क्वेश्चन है नोट्स का। और जीवों में जनन में आपको चैप्टर 1 का नाम है, बार बार बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ चीज़ को। सभी बच्चे इसकी PDF फाइल ग्रुप में पहुँच चुकी है, नोट्स भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो सुना प्रजनन, और मेरे साथ में बोलते रहेंगे। जीवों की अपने समान जीवित जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन। प्रजनन जीवितों का महत्वपूर्ण लक्षण है, यह जीवन की आवश्यक क्रिया है। इसके द्वारा जीव अपनी जाति की निरंतरता, उत्तरजीविता को बनाए रखता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जीवधारी अपने आनुवांशिक पदार्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। पौधों में भी प्रजनन का गुण पाया जाता है। पौधे सामान्यतः बीजों द्वारा गुणन करते हैं, परंतु पौधे अन्य भागों जैसे जड़, तना, ट्यूबर, प्रकंद, रनर आदि के द्वारा भी गुणन करते हैं। ध्यान तो सुनो बिल्कुल। अब इसके साथ साथ पौधों में अलैंगिक संरचनाएं जैसे बीजाणुओं, कॉनिडिया आदि के द्वारा भी प्रजनन होता है, परंतु यह प्रजनन मुख्यतः निम्न वर्गीय पौधों में पाया जाता है। जंतुओं में प्रजनन अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन मुख्यतः विखंडन, मुकुलन, प्लाज्मोटोमी
जो गैम्यूल लिखा है ना वो जेम्यूल है। क्या है वो? जेम्यूल। जेम्यूल विखंडन पुनरुद्भवन आदि विधियों द्वारा होता है। ये तो मैंने भी आपको अभी पूरा सुना दिया था, फिर भी सुने। युग्मकों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर प्रजनन निम्न दो प्रकार का होता है। मोनू जरा ध्यान दे सुने, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। चलिए इसके बाद अपन चीज को समझेंगे। चलिए बच्चों, क्या बीच में थोड़ा लाइट चली जाती है तो आप चिंता मत किया करो, घबराया मत करो। ये तो क्या है, सरकारें हैं, ऐसा ही काम करती हैं। इस बार चिंता मत करो, जनरेटर या इन्वर्टर दोनों लेकर आ रहा हूँ। जनरेटर तब चलाऊंगा 2-3 घंटे की लाइट जाएगी, और इन्वर्टर आधे घंटे में काम कर देगा। चलिएगा, तो बच्चों सबसे पहले भुवनेश शर्मा जी कृपया ध्यानपूर्वक सुने। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया जनन के कितने प्रकार होते हैं। बोलने में पैसा लगता है क्या? कितने? लैंगिक और अच्छा, तुम्हें तरीका बताऊं धूम धड़ाके थे। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है और युग्मक का संलयन होता है, और अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता है। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, प्रजातियों की निरंतरता हेतु प्रजनन की विशेषताएं लिखिए। चलो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इसको, इधर देखो बोर्ड पे। प्रजातियों की चलिए बच्चों इधर सुनो, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन को देखो। पहले तो सुनो, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आप क्यों पढ़ा रहे हो सर इंपॉर्टेंट नहीं है? तो हम अभी हमारे पास टाइम है, समय है, हर चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ता है, जिससे आपका खालिस्तान जोड़ियाँ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। इम्पोर्टेंट से मतलब नहीं होता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, पूरा चैप्टर आना चाहिए, जिससे आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। इधर सुनो, प्रजातियों का मतलब होता है जाति। क्या होता है? जाति। अगर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जातियों की निरंतरता या प्रजातियों की निरंतरता। क्वेश्चन सुनो बेटा, मनुष्य सुनते कि नहीं, पढ़ाते समय इधर नहीं ध्यान दे रहे। प्रजातियों की निरंतरता हेतु प्रजनन की विशेषता लिखो। मतलब क्वेश्चन का ये है कि जातियों को निरंतर रूप से बनाए रखना है तो प्रजनन की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सुने क्या लिखा है। प्रजनन एक अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है, क्यों जीवित जीवों में ही होते हैं प्रजनन। तो इसकी प्रमुख विशेषता जो कि किसी प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक होता है निम्नानुसार है। तो इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखे, अभी आपके पास नोट्स नहीं है तो आप कृपया करके सुने, और वैसे इसकी PDF फाइल ग्रुप में है, ठीक है, और आपको 1-2 दिन में नोट्स भी आपको दे देंगे, ठीक है, जब तक आप 1-2 दिन क्लास को पढ़ो। पहले सुने, नंबर 1, प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मकों से नए जीवों या नई पीढ़ी का जन्म होता है। चलिए, प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मक से नए जीवों या नई पीढ़ी का जन्म होता है। पहले तो एक क्वेश्चन कंप्लीट करें, कभी कभार जो आ जाए तो बता देना। प्रजनन इकाई है तो आप क्या बोलोगे? युग्मक। कौन है भैया? और युग्मक से या तो नई पीढ़ी उत्पन्न होती है या नए जीव उत्पन्न होते हैं, तभी तो उसको प्रजनन इकाई कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनती हैं। कौन सी क्रिया में? प्रजनन में। जब आपको मैंने प्रजनन पढ़ाया था लैंगिक और अलैंगिक, तो प्रजनन इकाइयां बनती हैं। प्रजनन इकाई उसको कहते हैं जैसे जीव का निर्माण होता है या पीढ़ी का निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको युग्मक बताए थे, शुक्राणु और अंडाणु बताए थे। चलिए, इस प्रक्रिया के कारण कोशिकाओं और जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा कोशिका की संख्या भी बढ़ती है और जीवों की भी संख्या बढ़ती है। आपको मालूम है हमारा भारत पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पे आ गया जनसंख्या में। मालूम है तुम्हें?
पहले कौन था? चीन। अब कितनी करोड़ जनसंख्या हो गई? 149 करोड़। ये तो वो बता रहे जो अखबार में आई है, अभी तो बहुत कुछ है। नहीं, हमारे हिसाब से तो 150 करोड़ मान के चलो। हम तो पता कितनी सोचते हैं, अगर इतनी है तो हम सोच लेते हैं 170 करोड़ की भी सोचते हैं हम पूरे विश्व में। मतलब उधर रखना, अपन कितने लाख से आगे हैं। चीन में 65 लाख के 60 लाख से लाख से आगे, बस केवल अपन ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भूल रहा हूँ 6 लाख है कि 65 लाख, ऐसे मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाया, उसको देख लूँगा मैं, ध्यान रखना। अब इसके बाद तो भारत आज हमारा जो देश है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया जनसंख्या में। तो बताइए जनसंख्या ज़्यादा होगी तो क्या कंडीशन होने वाली है। इसलिए गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है कि भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आना पड़ेगा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके नहीं आएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी, महामारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। और आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा जनसंख्या वाला, तो आपको एक ही रास्ता बताना है। चाहे कितने भी पार्टी आएंगी जाएंगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे हाथी हो, चाहे झाड़ू हो, लेकिन ध्यान रखना आप, कोई भी पार्टी हो, एक से एक नेता आएंगे, एक से एक नेता भाषण देंगे, हम गरीबी कम कर देंगे, हम भुखमरी कम कर देंगे, हम बेरोजगारी को कम कर देंगे। हम आपको आज भी बताएं, ना भुखमरी को कम कर पाओगे, ना गरीबी को कम कर पाओगे। जब तक आप जनसंख्या को कम नहीं कर पाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। जनसंख्या कम तो बहुत कुछ कम हो जाएगा, प्रदूषण रुक जाएगा। मालूम है तुम्हें क्यों? जनसंख्या बढ़ेगी, लोगों की आवश्यकताएं नहीं बढ़ेंगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों में भुखमरी नहीं बढ़ेगी, महामारी नहीं बढ़ेगी, बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आ जाएगी, मेडिकल लाइन में गिरावट आ जाएगी, हमारा देश विकास नहीं करेगा। अगर आपके पास देश सक्षम है तो अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी देश की, इस बात को भी सोच लें आप। लेकिन उसके लिए आपको उत्पादन भी करना पड़ेगा, योजनाएं लानी पड़ेंगी, मॉडल लाना पड़ेंगे। और नेता बात करते हैं कि हम गरीबी कम कर देंगे, ऐसे गरीबी कम नहीं होती बेटा। आज देख लो, कुछ समुदाय ऐसे हैं, नाम लेना नहीं चाहते, हम किसी समुदाय का नाम नहीं लेंगे बिल्कुल। एक नियम है, हम दो हमारे दो, ये चीन में रूल है। और हमारे भारत में हम दो हमारे 15, हम दो हमारे 10। लेकिन जो नियम आएगा, हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, हम किसी समुदाय को नहीं कह रहे हैं, किसी कम्युनिटी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा एक कहने का मतलब क्या है, आप शिक्षित हो, इस पर गवर्नमेंट, भारत सरकार को कुछ सोचना चाहिए और इस पर कानून लेकर आने चाहिए। और जो लोग इस प्रकार की कृत्य करते हैं उनकी सारे चीज़ों को निरस्त कर देना चाहिए। उनका राशन कार्ड छीन लो, उनकी नौकरियां छीन लो। बस केवल कहते हैं अरे भाई पेट तुम अपना भर लोगे, अच्छी बात है, और तुम्हारे चक्कर में जो पूरे भारत का सिस्टम बिगड़ रहा है, वो आपको को केवल अपना नेता बनाना है, एमएलए बनाना है, सांसद बनाना है, मंत्री बनाना है, आपको अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है, उसकी पड़ रही है। और हमारे देश का भंडाफोड़ होने वाला उसकी नहीं पड़ रही है आपको। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, विचार करो, शिक्षित हो, शिक्षित की तरह रहो। इसलिए आज हमारा देश, तुम्हें मालूम नहीं है, कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए, इसका रिकॉर्ड देखो आज के अखबार में। लोग काम ही क्या था, घर बैठे थे बेचारे, चाहे कोई भी हो। इसलिए पता रेट बढ़ा दी, रिप्रोडक्शन की रेट, प्रजनन दर बढ़ा दी उन्होंने। बताइए आप, मैं आपको 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसमें एक चीज और है, सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज बताऊंगा मैं भी आपको, लेकिन अभी इसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं भाई बात करूंगा, उसका नाम आएगा जैसे ही, उसका रिकॉर्ड भी दायरा हो गया है, 4 चैप्टर में दिया है वो। लेकिन ध्यान रखना आप, सबसे ज्यादा आज के अखबार देखो ना तुम, पूरा दैनिक भास्कर देखो, नई दुनिया देखो, जो भी आते हैं पत्रिका देखो, टीवी पे देखो। लेकिन अभी टीवी पे तो एक ही चल रहा है, अतीक अहमद। बाबा योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, एक नंबर चीफ मिनिस्टर। पूरे भारत में जो राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ। सीधा फैसला, ना बेल ना जेल, डायरेक्ट सीधे भगवान से मेल है उसका, तो सीधा सीधा एक हिसाब किताब है बस। तो कहने का मतलब
कानून प्रक्रियाएं हैं, संविधान है, अच्छी बात है, लेकिन जो कृत्य करेगा उसे छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे मार्गदर्शन पर चलें। चलिए खैर इधर आओ, आपको तो वो जनसंख्या में घुस गया था मैं, तो थोड़ा क्या जुनून आ जाता है मुझे। हाँ भैया इधर आ जाओ, इधर सुन लो मेरी बात को। तो बताइए, इस प्रक्रिया के कारण कोशिकाओं और जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। इसके कारण ही कोश का विभाजन संभव हो पाता है। किसके द्वारा? प्रजनन करेंगे तभी तो कोश का विभाजन होगा। अगला पॉइंट, इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है। अब ये क्या होता है सर डीएनए का द्विगुणन? सुनो, डीएनए का द्विगुणन, और ध्यान रखना द्विगुणन को रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? रेप्लिकेशन बोलते हैं बच्चों। अच्छा रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए का डबल होना ही रेप्लिकेशन है। चैप्टर 6 में पढ़ाऊंगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए डबल होता है, फोटोकॉपी कर लेता है अपनी, उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो प्रजनन की प्रक्रिया में डीएनए रेप्लिकेशन करता है, आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। नंबर 6वां पॉइंट, इस प्रक्रिया में आरएनए, प्रोटीन और अन्य जैव रासायनिक पदार्थों का भी संश्लेषण होता है। चलिए तो बच्चों इस आधार पर आपको मालूम पड़ गया कि प्रजातियों की निरंतरता हेतु प्रजनन की विशेषताएं लिखिए। इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है, अच्छे नंबर लाने के लिए हर चीज को पढ़ना पड़ता है। इस बार बायोलॉजी का पेपर सरल आया, मैंने जो क्वेश्चन दिए पूरे के पूरे आए। ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार भी आ जाएंगे, क्या पता टफ आ जाए पेपर। अब तो एग्जामिनर जो होता है वो घुमा देता है, एनसीईआरटी से आ जाए, एनसीईआरटी से तो आ ही रहा है, और गहराई से आ जाए। इसलिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा। बच्चों इंपोर्टेंट के चक्कर में नहीं रहेंगे ना, परीक्षा बहुत परीक्षा दिन के चक्कर में रहेंगे। इस बार पूरा पढ़ेंगे, लास्ट में देखेंगे सारी चीजों को, तो अपन पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, तब आएगा मजा। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, प्रजनन के लाभ समझाइए। ये भी इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रजनन के लाभ समझाइए, ये क्वेश्चन अपन को समझना है। जरा मुझे टाइम बताओ, टाइम कितना हो गया? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप तो बोर्ड पे देखो बस। देखो आपके पास नोट्स नहीं है बच्चों, तो कृपया करके आप देख लो, 1-2 दिन में नोट्स मिल जाएंगे, तब तक आप बोर्ड पे देखो। नंबर 3 क्वेश्चन है, प्रजनन के लाभ समझाइए। बस सर आप 5 मिनट रुक जाओ, पर आपसे बात कर रहा हूं। नंबर 1 एक क्वेश्चन सुनो, प्रजनन के लाभ समझाइए। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रजाति की निरंतरता। अब अपने आप समझ गए होंगे बच्चों, जी हेडिंग है प्रजाति की निरंतरता, मैं जाति की निरंतरता। क्यों? प्रजनन के लाभ ही तो है। प्रजनन से क्या लाभ मिलता है? जाति को निरंतर रूप से बनाए रखना। खेल खत्म बस। क्या लिखा है? प्रजनन के कारण प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है तथा वे विलुप्त होने से बचे रहते हैं। आज अपने माता पिता ने अपन को पैदा किया, तमाम ऐसे जीव हैं जो एक दूसरे को पैदा कर रहे हैं, वरना उनकी जाति, उनकी स्पीसीज विलुप्त हो जाती। समझ पा रहे हैं? और कुछ जातियां तो विलुप्त हो चुकी हैं, चैप्टर 15 में पढ़ेंगे अपन। आज सोन चिरैया कहाँ है? घाटीगाम के जंगलों में मिलती थी, खेल खत्म, विलुप्त हो गई। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उनमें प्रजनन नहीं हो पाया, उनकी देख रेख, उनका संरक्षण नहीं हो पाया। इसलिए चलिए दूसरा पॉइंट, प्रतिस्थापन। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन, कोई चीज का हटना। अब किसी को कोई बीमारी है, बूढ़ा हो गया, तो क्या वो यही राज करेगा? क्या किसी को बीमारी हो गई तो वो चीज, उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर वो कोई नया जीव आएगा। तो क्या लिखा है? प्रजनन के कारण रोग, जीर्णांता मतलब होता है बुढ़ापा, जीर्णांता ऐसे लिखते हैं, जीर्णांता को अपन जीर्णांता या रोग। ठीक है, तो क्या लिखा है? प्रजनन के कारण रोग, मतलब कोई बीमारी, जीर्णांता मतलब बुढ़ापा, आयु वृद्धि एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण। अच्छा प्रतिकूल परिस्थिति जानते हो? 2 प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां और प्रतिकूल परिस्थितियां। मान के चलो कि गर्मी पड़ जाए 60, 70, 50 ही पड़ जाए, तो जो प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, जीव जंतु मरने लग जाएंगे, फसलों में आग लग जाएगी, पानी उबलने लग जाएगा। जानते हो जो प्रतिकूल परिस्थितियां, जीवन संभव नहीं है। फिर 100 पे तो पानी उबल जाता है,
प्रतिकूल परिस्थिति में खतरनाक वातावरण है, सूखा पड़ जाए, पानी पानी हो जाए चारों तरफ, या बर्फ बर्फ बस जाए, इसे प्रतिकूल। तो प्रतिकूल परिस्थितियों मतलब जो खराब होती हैं। अनुकूल परिस्थितियां वो होती हैं जिस पर अपन अपना जीवन यापन चलता है, समझ रहे हैं, अपन अपने आप को ढाल लेते हैं, तापमान के अनुसार बदलने लगते हैं। गर्मी लग रही है, ठंडे पदार्थ पी लिए, एसी में रहने लगे, कूलर में रहने लगे, कॉटन के कपड़ा पहन लिए, और ठंड लगी तो हीटर पे बैठ गए, तपने लगे, हीटर जला लिए, मोटे मोटे कपड़े पहन लिए। तो अपने आप क्यों, अपन समतापी प्राणी हैं, अपने ताप को नियंत्रण कर ले तो उतार चढ़ाव जैसा ही होता है। तो समझ गए, सारी चीजें पढ़ेंगे 12वीं क्लास में अपन। तो सुने, प्रजनन के कारण रोग, जीर्णता, आयु वृद्धि एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों में से होता रहता है। समझ गए। चलिए अगला पॉइंट, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना। नंबर तीसरा पॉइंट कौन है, बोलो। जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, अस्तित्व को बनाए रखना। आप समझ गए, अस्तित्व को बनाए रखना। अगर जनन नहीं करेंगे तो क्या अस्तित्व रहेगा क्या। अब मान के चलिए हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं होंगे, तो आने वाले समय में कभी भी खत्म हो गए, मर गए, पीढ़ी खत्म। तो यही अस्तित्व को बनाए रखना है, तो भाई संतान पैदा करनी है। सुनो जरा, प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। नंबर चौथा पॉइंट है विभिन्नताएं, वेरिएशन। अब आप समझ गए, वेरिएशन, प्रजनन के कारण ही तो वेरिएशन। अपन यहाँ पे इतने लोग बैठने, किसी भी शक्ल मैच नहीं कर रही है। अच्छा, वेरिएशन आते क्यों मालूम तुम्हें। मेरी मम्मी अलग क्षेत्र से, पापा अलग क्षेत्र से हैं। जब शादी ब्याह होंगे तो संतान में विभिन्नताएं तो आएंगी। कभी देख लेना भाई बहन शादी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, फिर तो ये कि जैसे लक्षण विकसित हो जाएंगे। संतान में विभिन्नताएं कैसे आएंगी, संतान में विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो फिर अनुकूलित कैसे होगा वो। तुमने कभी देखा होगा मुस्लिम लोगों में वो ये कि जैसे ही लगेंगे, पूरी एक ही कम्युनिटी सी लगी, उनमें भाई बहनों में शादी भी कर लेते हैं, पता है, मौसी भौसी से कर लेते हैं, बुआ पुआ से कर लेते हैं, वो एक जैसे ही लगेंगे पूरे के पूरे। अपन में नहीं करेंगे, अपन में पूरा रिश्ता देखेंगे और शादी कैंसिल। मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, ये तो कैंसिल है, और कुछ तो मेरे को करना नहीं है, पहले मैडम की शादी होगी उसके बाद करूंगा मैं शादी। नहीं, पूरा कांटा लगा, दिक्कत हो जाएगी ना फिर मुझे। इसलिए तो सुनो, पहले विभिन्नताएं, प्रजनन के कारण विभिन्नताएं बनी रहती हैं। तो सुनो, प्रजनन के कारण ही विभिन्नताएं एवं जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। समझ पा रहे हैं आप। अब तुम मुझे जरा ये बताइए, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, होने को तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं। क्या समझ में आए कि नहीं आए, बताओ बताओ फटाफट बताओ। जो रेगुलर आ रहे हैं वो तो उनको समझ में आए कि नहीं आए। लेकिन ध्यान रखना, जो अगला क्वेश्चन आने वाला है पेपर में ऐसे आएगा उठकर, जिसका नाम है जीवन अवधि। क्या नाम है भैया, और जीवन अवधि की विशेषताएं भी आएंगी, मतलब अवस्थाएं। लेकिन ध्यान रखना, जीवन अवधि ऐसा पढ़ा देंगे मरते दम तक भी नहीं भूलोगे, ये हमारी गारंटी है। जो भी पढ़ाएंगे सब समझ में आएगा, बस रेगुलर आते रहो, टाइम से आते रहो और मेरी वीडियो को देखते रहो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद बच्चों। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बता दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा तो जुनून के साथ शिवकांत सर आपके साथ, दिन और रात शिवकांत सर तुम्हारे साथ, और इसी प्रकार से पढ़ाई के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद, जय सिया राम।